शाम के ढलते सूरज की सुनहरी किरणें जब सानवी की खिड़की पर पड़ी तो उसने खिड़की खोलकर गहरी सांस ली। हवाओं में अब आदित्य की मौजूदगी महसूस होने लगी थी। लौट आने का वादा वो कर चुका था, लेकिन अब हर आहट पर उसका इंतजार करना सानवी की आदत सी बन चुकी थी। उस दिन कॉलेज में कुछ अलग ही माहौल था। एक साहित्यिक प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था, जिसमें भाग लेने वाले छात्रों को अपनी रचनाएं सुनानी थी। आदित्य का नाम भी लिस्ट में था, लेकिन वो अब तक लौटा नहीं था। सानवी ने अपनी डायरी से एक कविता निकाली, वो कविता जिसे उसने कभी किसी के सामने नहीं पढ़ा था। यह कविता उसके दिल के सबसे कोमल कोने से निकली थी, जहां सिर्फ आदित्य की यादें थीं। मंच पर पहुंचते ही उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, ये बस मेरे और उसके बीच की बात है, बाकी सब तो केवल मौन गवाह है। ख्वाबों की चुप गलियों में तेरा नाम पुकारा है, पलकों की झील में छुपकर एक चेहरा उतारा है। वो लौटेगा किसी रोज, ये यकीन नहीं, वादा है, मेरे हर लफ्ज में बसा बस तेरा ही साया है। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन सानवी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखें एक ही चेहरा ढूंढ रही थी, आदित्य का, पर वो वहां नहीं था। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद जब सानवी अकेले बाहर आई तो सामने से एक बाइक की आवाज सुनाई दी। हेलमेट हटाते ही वो चेहरा दिखाई दिया जिसे देखने के लिए उसकी आंखें तरस गई थीं। आदित्य, उसके मुंह से अनायास ही निकल गया। आदित्य मुस्कुराया, और तुम्हें लगा मैं तुम्हारी कविता सुनने नहीं आऊंगा? सानवी की आंखें भर आईं, पर वो मुस्कुरा दी। तुम्हें क्या पता, वो कविता तो सिर्फ तुम्हारे लिए थी, आदित्य ने धीमे से कहा, और मेरा हर सफर सिर्फ तुम्हारे लिए है। दोनों कुछ पल यूं ही खड़े रहे, जैसे समय ने एक क्षण के लिए ठहरकर उन्हें देख लिया हो। अगले दिन कॉलेज में फिर हलचल थी। अब आदित्य वापस था, और उसकी मौजूदगी से सानवी का आत्मविश्वास भी लौट आया था। लाइब्रेरी में बैठे आदित्य ने सानवी से कहा, सानवी, मैंने तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ सोचा। जिंदगी में कुछ फैसले आसान नहीं होते, लेकिन अगर साथ निभाना है तो डर छोड़ना पड़ता है। सानवी ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा। डर तो मुझे भी लगता है, आदित्य, लेकिन तुम्हारा साथ मुझे हिम्मत देता है। इसी बीच कॉलेज के एक सीनियर प्रोफेसर ने उन्हें बुलाया। उन्होंने दोनों को अगले सेमेस्टर की एक खास टीम में शामिल करने की बात की, एक लघु फिल्म बनाने का प्रोजेक्ट जिसमें सपनों और संघर्ष पर काम होना था। तुम दोनों की सोच और लेखन में गहराई है, प्रोफेसर बोले। अगर इसे सही ढंग से फिल्माया जाए तो कॉलेज की तरफ से प्रतियोगिता में भेज सकते हैं। ये खबर दोनों के लिए एक नया मोड़ लेकर आए। अब उन्हें साथ काम करने का एक और बहाना मिल गया था, और शायद ये साथ उन्हें एक दूसरे के और भी करीब ले आए। फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करते हुए कई बार दोनों अपनी असल जिंदगी के अनुभवों को उस कहानी में ढालते। आदित्य ने जब एक संवाद लिखा, कभी कभी हम जो खोते हैं वही हमें सिखाता है कि असल में हमें क्या पाना है, तो सानवी ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, ये अपने लिए लिखा है या हमारे लिए? आदित्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारे लिए लिखा है, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारा होना ही मेरा सबसे बड़ा हासिल है। उनकी कहानी अब धीरे धीरे न सिर्फ किताबों से बल्कि कैमरे की आंखों से भी कहने को तैयार हो रही थी। लेकिन क्या ये फिल्म उनके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी, या फिर कुछ नया मोड़ लाएगी? रात गहराती जा रही थी, लेकिन सानवी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। खिड़की से आती हल्की हवा उसके बालों को छूकर जैसे उसके भीतर के तूफान को शांत करना चाहती थी, मगर दिल की बेचैनी कुछ और ही कह रही थी। उसके मोबाइल पर अब भी आदित्य का भेजा हुआ छोटा सा मैसेज चमक रहा था। बात करनी है, जरूरी है। सानवी ने मोबाइल को तकिए के नीचे रखा और गहरी सांस ली। क्या वो अब भी वही आदित्य है जो उसे बिना कुछ कहे भी समझ लेता था, या वक्त ने दोनों के बीच ऐसी चुप्पी खींच दी थी जिसे तोड़ना अब आसान नहीं था? उधर आदित्य अपने कमरे में टहलता रहा। उसका मन खुद से सवाल करता जा रहा था, क्यों इतना मुश्किल हो गया है बात करना? क्यों मैं अपनी सबसे करीबी दोस्त को खुद से दूर करता जा रहा हूँ? आदित्य ने आखिरकार साहस जुटाया और कॉल किया। पहली घंटी, दूसरी, तीसरी, और फिर सानवी ने फोन उठा लिया। हेलो। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, मगर आदित्य के लिए वो किसी सुकून से कम नहीं थी। सानवी। आदित्य रुक गया। हाँ, बोलो आदित्य। सानवी की आवाज में कपकपी थी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शायद बहुत देर से कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूँ। सानवी चुप रही। वो चाहती थी कि आदित्य अपनी बात बिना किसी रुकावट के कहे।
सानवी, जब तुम गई थी दिल्ली, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ रिश्तों को खो देने का डर उन्हें कबूलने से ज्यादा बड़ा होता है। उसकी बात पर सानवी की सांसें थोड़ी थम सी गईं। मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं हुआ कि मैं बदल गया हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं खुद को समझ नहीं पा रहा था। हर बार जब तुम्हें किसी और के साथ हंसते देखता तो दिल में चुभन होती, लेकिन तुम्हारी मुस्कान इतनी खूबसूरत होती थी कि मैं उस चुभन को छिपा लेता था। सानवी की आंखें भर आईं। तुम्हारे बिना सब अधूरा सा लगता है सानवी, और आज मैं यही कहने के लिए तुम्हें फोन कर रहा हूँ। क्या तुम अब भी मेरी दोस्त हो? उसकी आवाज टूट रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद सानवी ने धीरे से कहा, अगर दोस्ती ही चाहिए होती तो तुम इतनी रात को फोन नहीं करते। आदित्य। आदित्य चुप हो गया। तुम्हें पता है, जब तुम चुप रहते हो ना, तो मेरी आत्मा तक बेचैन हो जाती है। मैंने हमेशा तुम्हें समझा है, तुम्हारे चुप रहने के पीछे का शोर भी सुना है, मगर अब मैं खुद को समझाते समझाते थक गई हूँ। मैं जानता हूँ, और मैं पछता रहा हूँ। लेकिन क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? आदित्य की आवाज में उम्मीद थी। अगर ये शुरुआत सच्चाई से होगी तो क्यों नहीं? सानवी ने कहा और फोन कट कर दिया। अगली सुबह सानवी कॉलेज गई, लेकिन आज उसका मन हर चीज पर कम और खुद पर ज्यादा था। लाइब्रेरी की खामोशी में भी उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। तभी आदित्य वहां आ गया। उसने धीरे से एक कागज सानवी के सामने रखा। सानवी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या है ये? उसने पूछा। एक खत, जो सालों पहले तुम्हारे लिए लिखा था मगर कभी भेजा नहीं, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। सानवी ने वो खत खोला। उसमें लिखा था, सानवी, तुम्हारे बिना इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें भी बेरंग लगती हैं। तुम्हारी हंसी मेरे हर उदास लम्हे का इलाज है। अगर कभी मेरी चुप्पी तुम्हें ठेस पहुंचाए तो समझ लेना कि वो मेरी मोहब्बत की मजबूरी थी, बेवफाई नहीं। तुम मेरी कहानी की सबसे हसीन सच्चाई हो, आदित्य। खत पढ़ते पढ़ते सानवी की आंखें भर आईं। वो चुपचाप उठी और आदित्य के पास जाकर बोली, इतने सालों से ये चुप्पी ही तो हमें तोड़ती आई है। आज अगर तुमने आवाज न दी होती तो शायद मैं भी खामोश रह जाती। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा। सानवी की आंखें अब शिकायत से नहीं, भरोसे से भरी थीं। तो अब क्या हम साथ हैं? आदित्य ने पूछा। हमेशा से थे, सानवी ने मुस्कुरा कर कहा। कुछ दिनों बाद कॉलेज में वार्षिक उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। दोनों को एक साथ एक नाटक में मुख्य भूमिका मिली, जिसमें उन्हें पुराने दोस्तों के बीच नई शुरुआत की कहानी दिखानी थी। नाटक के संवाद लिखते हुए दोनों ने अपनी कहानी की परछाई देखी। प्रैक्टिस के दौरान एक दिन आदित्य ने सानवी से कहा, कभी कभी मैं सोचता हूँ, हमारी असली कहानी इस मंच की कहानी से ज्यादा सच्ची है। सानवी मुस्कुराई। शायद इसीलिए हम इसे निभा भी ऐसे रहे हैं, जैसे कोई किरदार नहीं, खुद को जी रहे हों। उस शाम जब दोनों मंच पर प्रदर्शन कर रहे थे, कॉलेज के हर कोने में तालियों की गूंज थी, पर उनके दिलों में जो शांति थी वो किसी पुरस्कार से कहीं ज्यादा अनमोल थी। अब जब दोनों की चुप्पियों की दीवार गिर चुकी थी, एक नया सफर शुरू होने वाला था। सानवी ने डायरी में लिखा, कुछ कहानियां खामोशी में जन्म लेती हैं और जब बोलती हैं तो पूरी कायनात उन्हें सुनती है। सानवी।